गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे टेक्स्ट बुक में जो प्रयोजन मूलक हिंदी जो टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी, आज हम उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उनमें 5 मार्क में आपको जो प्रयोजनमूलक हिंदी उनके जो प्रश्नोत्तर है वह पूछे जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी, और सूचना यानी कि किसी को जानकारी देना, किसी को संदेशा देना। तो आज के इस ज़माने में हम देखते हैं कि हम घर पे बैठे बैठे दूर विदेश में या कहीं भी जगह पर किसी के भी बारे में जानकारी देते हैं, माहिती दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, उनकी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हो ना आप। तो उनके इन सभी के बहाव में, इन सभी के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं, आज हम उसके बारे में जानते हैं कि हमारे जो डेटा होते हैं दूसरों को देने के लिए, भेजने के लिए, तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में आप देखते हो ना, ईमेल करते हैं, फैक्स करते हैं, CD वगैरह, पेन ड्राइव जो है। तो इस तरह से हम कई सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि जब कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत उनको पूरा कर सकते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सभी माहिती को स्टोर करने के लिए हम जिन जिन तकनीकी साधनों का उपयोग करते हैं, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सूचना। तो सूचना का अर्थ है जानकारी देना, किसी को ज्ञान देना। और प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। कहने का अर्थ यह है कि आज की अगर मैं बात करूं तो हम जो अभ्यास कर रहे हैं वह इस टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं ना, ऑनलाइन एजुकेशन जिसे कहते हैं ई-लर्निंग क्लासेस। आज मैं आपको सुबह लिंक भेजती हूँ, उसके बाद आप उस लिंक को ओपन करते हो, यूट्यूब लिंक को, और फिर आप अपना वीडियो लेक्चर जो है वह अटेंड करते हो और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हो, यानी कि आप पढ़ते हो ना। तो ये जो पढ़ने का हमारा जो टेक्निकल जो डेटा है वही सूचना प्रौद्योगिकी है कि हर प्रोसेस को, हर आंकड़ों की, हर माहिती को एकत्रित करना, उसके लिए जो साधन प्रयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। सूचनाएं डेटा के संसाधन, यानी कि संसाधन का अर्थ क्या होता है? आप देखोगे प्रयोजनमूलक हिंदी में कई शब्द आपके लिए नए बन सकते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है आप उसके बारे में जानते हैं कि असल में इसका मीनिंग क्या है। संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग से प्राप्त होती है, तथा आंकड़ों का भंडारण का अर्थ होता है स्टोर करना, स्टोरिंग, और फिर उसे पुनः प्राप्त या सुधार और संसाधनगत कार्य करके उसके अंतर्गत यह कार्य होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कोई भी डेटा है, उस डेटा को आप क्या करते हो, उसको आप प्रोसेस करते हो। किसी भी, जैसे कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप क्या करते हो, डेटा एंट्री करते हो। डेटा एंट्री होने के बाद आप उसको क्या करोगे, सेव एज करोगे। सेव एज होने के बाद अगर आपको किसी ने कहा कि 2 महीने या 2 साल पहले का ये जो फॉर्मेट है वह मुझे वापस चाहिए, अगर ये डेटा जो है वह मुझे चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस डेटा को आप वापस स्क्रीन पे लाते हो ना, सर्च करके। जिस फोल्डर में आपने यह डेटा रखा है आप उस फोल्डर को ओपन करोगे। उसके बाद क्या होगा कि फोल्डर ओपन होने के बाद आप उसमें जो भी अपने हिसाब से जो भी चेंज ऑफ पेज करना चाहते हो, सुधार लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसमें टाइप करके आप फिर उसी फॉर्मेट में आप जो भी कोई चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। उस चेंज करने के बाद आप फिर से उसी डेटा को सेव करते हो।
तो इस तरह से आपका काम भी सरल बन जाता है, क्योंकि आपको दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका समय भी बच जाता है और आपका काम जो है वह बहुत ही हार्ड एंड फास्ट जो होता है ना वो हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये टेक्नोलॉजी जो है वह हमें कार्य को सरल बनाने के लिए, माहिती को एकत्रित करने के लिए और आधुनिक युग के इस नवीनीकरण को कायम रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि मोबाइल में आप चीन है, नेपाल है, जापान है, तो ऐसे कई देश है, उनके आपने वीडियो भी देखे, तो वहाँ पे कई सारे तकनीकी साधनों का उपयोग होता है ना। आप देखते हो कि चाइना के जो लोग हैं उन्होंने जीवन में यानी कि रोजिंदी जो उसकी ज़िंदगी होती है उस ज़िंदगी में भी वह कई सारे टेक्नोलॉजी, कई सारे ऐसे यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे उसका कार्य भी सरल हो जाता है और उसका टाइम भी बच जाता है। बच्चे भी जो पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में भी उसको कई सारी तकनीकी आइडियाज़ वह अपने इस एजुकेशन में लाते हैं। तो यह सारी चीज़ें जो है वह हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा इंफॉर्मेशन जो हम रखते हैं, यह इंफॉर्मेशन रखने में सरल बनाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के 3 घटक होते हैं। प्रोसेसिंग कैसे होता है सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ, ठीक है, किसी भी जानकारी को कायम रखने के लिए, किसी भी डेटा को सेव करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सूचना मतलब कि इंफॉर्मेशन, डेटा यानी कि आंकड़ों का संग्रह करना, ज्ञान, नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी सूचना को, किसी भी आंकड़ों को या किसी भी नॉलेज को हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, याद रखना, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप यूट्यूब में जो भी देखते हो ना, कई सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया की शेयर करते हो। अंतरिक्ष की जो भी यात्रा है ना, आप घर पे बैठे कर सकते हो। तो इसी तरह से सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, डेटा ले सकते हो। टेक्नोलॉजी से आप हर किसी के डेटा को प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, आप घर पे बैठ के नॉलेज लेते हो टेक्नोलॉजी से। आज हम देखते हैं कि मोबाइल जो है ना, वह एक ऐसा प्रसाधन है कि जिससे बच्चा घर पे बैठ के भी ज्ञान की गंगा बहा सकता है, यानी कि नॉलेजेबल हो सकता है। अपना खुद का वह जो भी उसकी कैरियर है, अपना खुद का आत्मविश्वास जो है, वह बच्चा एक मोबाइल के माध्यम से भी आगे बढ़ा सकता है, अगर उसका सही यूज़ हो तभी। तो ऐसे टेक्नोलॉजी में मनुष्य जो है वह किस तरह से यंत्रवत बन के इस आधुनिक युग में अपनी कैरियर की और साथ में अपने पूरे देश के लिए जो प्रगति करता है, जो अचीवमेंट लाता है, वह किस तरह से लाता है? टेक्नोलॉजी से। यानी कि आज का आदमी जो है वह टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, उसका माइंड जो है ना वो पूरा टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। आप सुबह उठने के साथ सबसे पहले क्या करते हो? रिमोट, टेक्नोलॉजी, रिमोट हाथ में लिया या फिर मोबाइल हाथ में लिया और पूरी दुनिया के न्यूज़ आप बिना पेपर के पढ़ लेते हो। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी से आप घर पे बैठ के नॉलेज ले सकते हो। आप किसी भी प्रकार की आपको माहिती चाहिए, किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको सिर्फ यात्रा करनी है। चलो आप यहाँ से मथुरा जाना चाहते हो, हरिद्वार जाना चाहते हो, आपको रेलवे में जाना है, ठीक है, आप ट्रेन से जाना चाहते हो, तो आपको ट्रेन की माहिती चाहिए। आप पता नहीं कि कहाँ से किस तरह से ट्रेन में टिकट लेना है, जो भी है, तो वह सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो? ऑनलाइन सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ना। तो इस तरह से प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में हम इंफॉर्मेशन, डेटा संग्रहित और नॉलेज के लिए अगर देखें तो कंप्यूटर प्रसाधन के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर जो है, आप सभी बच्चे ऐसे हो कि आपने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी माहिती रखी हुई है। कंप्यूटर को दिमाग का
मशीनी रूप भी कहा सकता है। आप अंडरलाइन कीजिए कि कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप भी कह सकते हैं। आपको ये अंडरलाइन करना है क्योंकि आपको प्रश्न के उत्तर में यह पूछा जाता है। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। गणन यंत्र, कंप्यूटर को क्या कहते हैं? गणन यंत्र। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप मूलतः गणना करने वाली मशीन के रूप में होता है। जो गणना करना यानी कि जो डेटा होता है उस आंकड़ों को वह गुनता है, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो इस तरह से कंप्यूटर है उसे गणना यंत्र कहते हैं, गणन यंत्र कहते हैं, और गणना करने वाली यह एक मशीन रूप है। लेकिन इसमें भी प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, जो संख्याएं होती हैं और जो चित्रों की सूचनाएं होती हैं, उसके स्मृति कोश में संचित किया जाता है। देखो उसमें सेव एज होना चाहिए। अगर कंप्यूटर में ही कुछ जो भी डेटा अगर हम डालेंगे तभी जाके वह ये प्रोसेस कर सकता है ना। सॉफ्टवेयर की बात कि कंप्यूटर में आप जो भी देखो, अगर आपको गुजराती टाइपिंग करना है तो आप कंप्यूटर में गुजराती टाइपिंग का सॉफ्टवेयर नहीं होता, आपको डालना पड़ता है ना, उसमें सॉफ्ट कॉपी डालनी पड़ती है, तो उस तरह से डेटा उसमें डालना पड़ता है। तो कंप्यूटर में शब्दों, आंकड़ों, संख्याओं और चित्रों को, सूचनाओं को उसके स्मृति कोश में स्टोरेज होना, सॉफ्ट कॉपी होना ज़रूरी होता है, संचित किया जाता है। और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है। बहुत ही कठिन काम को वह सरल कर सकता है, इजी हो जाता है। आपको पता है ना, अगर किसी बड़े से बड़े कोई भी हिसाब लगाना है तो उसका जो भी टोटल है ना, वो सम का जो कोई भी जिसे कहते हैं सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, तो आप फॉर्मूला डाल दो तो सभी के सम हो जाते हैं। तो बहुत ही सरल काम हो जाता है। कितना भी कठिन काम होता है ना तो उसको सरल कर देता है कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वह सिर्फ एक आदमी कर सकता है, इतना काम नहीं करता, लेकिन वह ऐसा यंत्र है कि वह कई लोगों का काम एक साथ कर सकता है ना। तो आज कंप्यूटर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मनुष्य अपने हर काम को सरल बना सकता है, अपने हर डेटा को, चाहे अपने दिमाग में सब डेटा याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर में वह स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता का अर्थ होता है ताकत। सबसे बड़ी क्षमता है तेज गति से कार्य करना, क्विक, बहुत ही जल्दी से वह अपना काम करता है। उसमें निश्चितता लाना, हर कार्य जो आपने जो भी डेटा डाला होता है ना वह उसी हिसाब से क्लियर होके आता है। आमतौर पर हम जिन कंप्यूटरों को देखते हैं ना उन्हें पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, याद रखना, आपको याद रखना है, शॉर्ट में पूछा जाता है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे रूप में भी हमारे सामने आने लगे हैं। लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप होता है, लैपटॉप यानी ऐसा छोटा सा कंप्यूटर जिसके साथ लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं। आप पेजर है, लैपटॉप है, फिर आप वो यूज़ करते हो ना टैबलेट, यानी कि लैपटॉप जो है उसे आप अपनी गोद में लैप पर रखकर काम कर सकते हैं। पामटॉप कंप्यूटर इससे भी छोटा आता है। देखो ये कंप्यूटर का प्रकार है, लैपटॉप आप अंडरलाइन कीजिएगा, लैपटॉप है, पामटॉप है, वह छोटे से छोटा होता है और इसे आप अपनी हथेली यानी पाम पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम में हालांकि पीसी जितने फीचर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका देखो इसमें इतने फीचर नहीं होते, लेकिन इसमें इसका जो विकास है वह तो हो ही सकता है। तो ये हुई हमारी कंप्यूटर की बात कि कंप्यूटर जो है उसे हम गणन यंत्र कहते हैं। कंप्यूटर से छोटा लैपटॉप होता है, आप जिसे अपने हिसाब से कहीं भी बैठ के आप अपना डेटा एंट्री कर सकते हो, आप अपना सब काम कर सकते हो। उसके बाद है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ही प्रचलित शब्द है। अब कंप्यूटर है वो हार्डवेयर होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम डाले होते हैं उसमें, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ही प्रचलित शब्द हैं। ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग हैं, यानी कि हार्डवेयर का मतलब हम मशीन से लगा सकते हैं। हार्डवेयर का अर्थ क्या होता है? मशीन, जो बाहरी रूप से जो दिखता है ना, CPU होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, ये हार्डवेयर है। जिसमें क्या आता है, अब देखो आप अंडरलाइन कीजिए, हार्डवेयर मतलब क्या कि मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन एकक, माउस, मुद्रक आदि शामिल है। आपको इसके इंग्लिश वर्ड्स याद होंगे, आपको इसके हिंदी वर्ड्स जो है ना वो याद रखने, क्योंकि आंसर जब आप लिखोगे ना तो उसमें इसी वर्ड्स का यूज़ होना ज़रूरी है। CPU जो है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, तो यह इसके हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर यानी कि कई तरह के प्रोग्राम का सेट होता है। सॉफ्टवेयर मतलब उस पर जो हम प्रोग्राम डालते हैं वह, जो कंप्यूटर को काम करने के लिए योग्य बनाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर को काम करने के लिए मददरूप होते हैं। वास्तव में कंप्यूटरों की स्मृति में आंकड़े और प्रोग्रामों को संचित किया जाता है, यानी कि उसको स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में ज़रूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला है, सिस्टमैटिकल जिसे कहते हैं। विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विकसित प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी मर्जी से काम में ले पाते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका संबंध जो है वह डोस, विंडोज़ और यूनिक्स आदि के लिए प्रणाली यानी कि सिस्टम के लिए होता है। इनमें फोर्टन, कॉबल और बेसिक जो पास्कल जो है आदि प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हो बच्चों, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है। और वैसे भी आपने तो ये पढ़ा भी होगा ना। तो जैसे कि फोर्टन, कॉबल, बेसिक और पास्कल आदि उस प्रोग्राम है वह उसमें तैयार किए जाते हैं। प्रयोग की प्रकृति के आधार पर पुस्तक प्रकाशन, संबंध संसाधन और आंकड़े संसाधन, ठीक है, आदि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुप्रयोग हम किसमें करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं, तभी जाके कंप्यूटर जो है वह पूरा कार्य कर सकता है। अब उसके बाद का जो टॉपिक है वह है फ्लॉपी और CD-ROM। आपने वह देखा भी होगा ना, फ्लॉपी और CD-ROM। फ्लॉपी यानी कि कंप्यूटर में हम जो डेटा यानी कि आंकड़े एकत्रित करते हैं या उन पर काम करते हैं उसे फ्लॉपी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों को और सूचनाओं को एकत्र करने का काम करती है। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल, आप अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों कि फ्लॉपी को डिजिटल फाइल भी कहा जाता है और यह बाजार में बहुत ही सस्ती मिल जाती है। एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। पेन ड्राइव का यूज़ आप करते हो ना बच्चों। उसके बाद है CD-ROM। इसका पूरा नाम है, अंडरलाइन कीजिएगा, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। CD-ROM इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। अब कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें काफ़ी अधिक सूचना एकत्र की जाती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है। और इस छोटी डिस्क के नाम में जो रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एकत्र सूचना को कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जाता है। और फ्लॉपी की तरह इसमें भी आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते। लगभग 2 दशक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया था, उस समय के में इनका आकार 12 इंच हुआ करता था, लेकिन अब यह 12 सेमी की छोटी सी डिस्क हो जाती है, ठीक है। आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हो, आप जो यहाँ पे बताया कि फ्लॉपी, ठीक है, CD-ROM, तो आप इन सब का यूज़ करते हो। शायद आपने ये सब देखा भी है,
मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी थी उस पीडीएफ में आप इन सभी चित्र को देख भी सकते हो। किसे फ्लॉपी कहते हैं, किसे सीडी रोम कहते हैं, देखा है ना। चलो आगे बढ़ते। इंटरनेट, उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तकनीकी जो हमारी बात है आज का जो हमारा टॉपिक, उस पर इंटरनेट, ईमेल्स, यहाँ पे बैठे हम किसी भी तरह से अपना संदेश व्यवहार जो है वहाँ कर सकते हैं। आज के इस युग को इंटरनेट का युग कहा जाता है और इसकी वजह से ही सूचना के आदान प्रदान यानी कि कम्युनिकेशन ने क्रांतिकारी रूप ले लिया है। इतनी आसानी से हम सबके साथ कम्युनिकेशन रख सकते हैं ना। अब देखो कोविड-19 का समय ही अगर हम ले तो हम घर पे बैठ के हमने क्या किया, किसी के घर जा नहीं सकते ना, तो हम घर पे बैठ के सब परिवार के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते थे, वीडियो कॉलिंग करते हो ना आप। तो इंटरनेट जो है उन्होंने तो पूरा क्रांतिकारी युग बना दिया है। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है। इंटरनेट के माध्यम से आप देखते हो ना कि हर व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन गया है। ऐसी बात कर लो कि इंटरनेट ने दुनिया भर में जो भी कंप्यूटर्स को जोड़कर बनाया जो नेटवर्क है उसे इंटरनेट कहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा कि कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क इंटरनेट है। इस नेटवर्क को तैयार करने के काम में सैटेलाइट, अंडरलाइन कीजिएगा, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन लाइन आदि की मदद ली जाती है। इंटरनेट खुद एक तरह की दुनिया है जहां हर मसले पर सूचना उपलब्ध होती है, लेकिन इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का दबाव नहीं है। नेट कनेक्शन होना, देखते हैं नेटवर्किंग युग है आज का हमारा युग जो है ना, वो नेटवर्किंग युग है। बिना नेट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मोबाइल में से अगर नेट चला गया होता है ना तो भी बच्चा रो देता है। तो आज का यह युग नेटवर्किंग युग है। तो नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है, वह पूरी दुनिया की जो भी माहिती है, जो भी सूचनाएं है, जो भी जानकारी है उसे उपलब्ध कर सकता है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले तक हम कंप्यूटरों का ही सहारा लेते थे, लेकिन अब तो तकनीकी क्रांति के साथ साथ मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन आदि कई ऐसे उपकरणों यानी कि प्रसाधन, कई ऐसे उपकरणों से यंत्रों से इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। आप देखते हो ना मोबाइल में भी ईमेल पढ़ते हो ना, भेजते हो किसी को भी। इंटरनेट के सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बन गया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति, अंडरलाइन कीजिएगा, प्रश्न हो सकता है आपका, सूचना तकनीकी क्रांति भी कहा जाने लगा है। दूसरा है इंट्रानेट। इंटरनेट आपस में जुड़े और फिर कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है, उसे हम इंट्रानेट का छोटा रूप कहते हैं। इंट्रानेट किसे कहते हैं कि वह जो इंटरनेट होते हैं वह आपस में जुड़े जो कंप्यूटर का विश्वव्यापी जाल, जाल का अर्थ क्या होता है, जाल का अर्थ होता है यंत्रीकरण, और इसी को हम इंट्रानेट कहते हैं। अब देखो इंटरनेट के माध्यम से ही आज हम अंतरिक्ष तक पहुँच सकते हैं। अंतरिक्ष में जो भी वैज्ञानिक जो सफ़र कर रहे हैं, जो स्पेस शटल पे है ना, उनकी सारी जानकारी अगर हम लेते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हमें मिलती है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो भी आपसी नेटवर्क होता है उसे इंट्रानेट भी कहते हैं। जो सरकारी कार्य करते हैं ना, एक दूसरे को मेल भेजते हैं, उसे इंट्रानेट भी कहते हैं। इंट्रानेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है और वही इंट्रानेट किसी खास संसाधनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। अब बड़ी सी कोई कंपनी ले लो, उस कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयर्स कंप्यूटर पे बैठे हुए काम करते हैं ना, तो अब किसी एक कर्मचारी को ऐसा बोला कि आपके कंप्यूटर में ये जो सूचना है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेल कर दो, तो वह व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने जो भी डीईओ होता है, जो भी मैनेज करता है ना, तो वहाँ उसे मेल करता है, तो इसे इंट्रानेट कहते हैं। उसे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपसी रूप से भी सरकारी कार्य में, कंपनियों में यह इंट्रानेट होता है।
उसके बाद है www.com। तो इसके बारे में भी आप जान लो। www, ठीक है, इसका मतलब है वर्ल्ड। अंडरलाइन कीजिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि दुनिया भर में फैला जाल। जाल का अर्थ क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। इंटरनेट पर हम अपनी जो पसंद की साइट हो वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर हैं। वेब पेज पर सूचनाएं और मल्टीमीडिया रूप में उसे हम भेजते हैं, यानी कि इसमें हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र को हम देख सकते हैं और आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। इंटरनेट कई तरह वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और वह बहुत ही व्यापक विशाल रूप से फैला हुआ है। उसके बाद है ईमेल। जैसे कि हमने आगे पढ़ा ना कि इंटरनेट में कंपनियों में जो ईमेल भेजा जाता है उसके बारे में बताया कि पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका जिसे कहते हैं ईमेल। सबसे विशेष बात यह है कि आपका कोई भी संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। किससे? ईमेल करने से। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है। इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने मोबाइल में भी किसी को ईमेल भेज देते हैं। आपके मोबाइल में भी कई प्रकार से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई ब्रोकर होता है या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में कार्य करता है तो उसका ईमेल एड्रेस होता है, तो आप ईमेल भेजते हो, लेते हो। तो कई वेबसाइटें मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं, ईमेल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, और उस खास साइट पर आपके पते यानी कि पहचान पर संदेश भेजा जाता है। मैसेज आता है ना, आपको ईमेल भेजा जाता है, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ईमेल अकाउंट आईडी होता है आपका। विश्व में कहीं से किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक हम पहुंच सकते हैं और आप इसे ईमेल भी भेज सकते हैं और आप उससे द्वारा भेजा ईमेल को आप प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आपके कई ऐसी आवाज़ें वाली फाइल भी भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस में कई संबंधी ऐसे कार्य जो है वह ईमेल में होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सरकारी कार्य होते, कंपनियों का कार्य होता है, मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है जहाँ पे, वहाँ पे ईमेल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद है HTML। HTML आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको पता है HTML क्या है, ठीक है ना। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अंडरलाइन कीजिएगा, आपको इसका प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें भी आता है और आपको इस प्रयोजनमूलक हिंदी में भी यह प्रश्न पूछते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डेटा है उसे पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है HTML। उसके बाद है HTTP। आप लिख लो और याद कर लो। HTTP उसका अर्थ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या भेजने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आप प्रैक्टिकल रूप से भी इसे आप देख, इसका जो यूज़ होता है ना, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसमें भी वेबसाइट के जो पते जो 222 से पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं कि असल में वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में हमें मदद करता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है ब्राउज़र। इसका प्रमुख उदाहरण है जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करते हैं। आप मोबाइल में भी आपका आता है ना ब्राउज़र,
तो इंटरनेट से जुड़े सब कार्य की माहिती को आप जान सकते हैं। गूगल जिसे हम कहते हैं ना, तो उसी तरह से ब्राउज़र में भी आप जो भी मांग चाहते हो, आपकी मांग वहाँ पे पूरी, आप जो भी जानकारी लेना चाहते हो ना, वहाँ जानकारी आपको मिल सकती है। उसके बाद है सर्च इंजन। इंटरनेट सूचना का सागर है, लेकिन इस सागर में से मन माफिक जानकारी ढूंढना कठिन काम हो सकता है। अब सब कुछ एक साथ स्टोर कर दिया तो किस फोल्डर में क्या रखा है, तो फोल्डर का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसे सर्च इंजन। तो सर्च इंजन नाम की सुविधा इस काम को हमें आसान करती है। यह जो है ना सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है कि जिससे हम काम को आसान बना सकते हैं। लगभग सभी वेबसाइटों में सर्च इंजनों की सुविधाएं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खास वेबसाइट भी होती है जो सर्च इंजन का काम करती है। इसमें गूगल, आप गूगल पे सर्च करते हो ना बच्चों, गूगल, लाइव क्रॉस और आस्क आदि प्रमुख है, यानी कि बहुत ही प्रचलित है। सर्च इंजन में आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए उससे संबंधित शब्द लिखने पर आप पलक भर में उससे वर्ल्ड वाइड वेब से सारी जानकारी की खोज ले सकते हो। गूगल में सर्च किया, गूगल जो है ना वो तो आपके लिए मान लो एक छोटी सी डिक्शनरी बन गया है। आप जहाँ भी जो भी किसी भी बात को लेके अगर आपके दिमाग में कुछ कीड़ा आया ना, तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है ई कॉमर्स। इसका मतलब क्या होता है? ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का होता है वाणिज्य। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना संभव हो सकता है। अब देखो कंप्यूटर जो है, जो जिसने सीए किया है तो वह ऐसी कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। ट्रेडिंग जो होता है ना, शेयर मार्केट का ट्रेडिंग जो होता है, तो वह सब ट्रेडिंग जो होता है ना, वह कंप्यूटर के जो कारोबार का कार्य करता है वह कंप्यूटर से सरल कर सकता है। तो इस तरह से इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि पैसे का भुगतान किस तरह से किया जाता है। गूगल पे आप करते हो ना, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नाम की तकनीकी से हमें अब संभव कर लिया गया है। इस ई कॉमर्स को दो तरह का होते हैं, ठीक है, दो तरह का होता है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, इसके अंतर्गत दो कंपनियां आपस में कारोबार करती है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, ऑनलाइन शॉपिंग करना। इस तरह कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को आसान से अपनी चीज़ें बेच सकती हैं। आप ऑनलाइन करते हो, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, मासो है, तो यह जो है उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं। और कभी कभी जो कंपनियां जो होती हैं वह अपना कारोबार का काम जो होती है, जो पूरा कार्य जो है वह भी इस तरह से ई कॉमर्स से करता है। पूरा जो डेटा होता है ना, जैसे क्या कहते हैं उसे, ट्रेडिंग करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। इनकम टैक्स जो होता है, टैक्स जो होता है ना, वो पूरा काम देखो कंप्यूटर में ही, ई कॉमर्स में ही होता है। उसके बाद है ब्रॉडबैंड। इसके द्वारा हम बहुत तेज से इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे, यानी कि डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक की मदद से ब्रॉडबैंड का सपना पूरा हो जाएगा। समूचे यानी कि सचमुच विश्व में इस समय इस दिशा में काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे है? इंटरनेट से जाने वाली सूचना को अधिक तेजी से कंप्यूटर या फिर अन्य मशीनों पर हासिल कर सकना। अगर विशेष रूप से हम देखें तो इसमें चित्रों और आवाज़ें वाली फाइलों को भी इंटरनेट से कंप्यूटर पर लाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड इस काम को आसान बना सकता है। अब हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये मेल किया, फैक्स किया चित्र है या कोई किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो भेज नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं? हम ब्रॉडबैंड में उसे भेजते हैं। आप मोबाइल में भी ऐसा करते हो, वो टेलीग्राम का यूज़ करते हो ना बच्चों, तो इस तरह से काम आसान बना सकते हैं। उसके बाद जो है वह है ब्रैंड। यह एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन है, ऐसी क्षमता रखता है कि
नेटवर्क में डेटा का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही गति से बह जाता है। जितना अधिक ब्रैंडविड्थ होगी इंटरनेट आदि से, उसे डाउनलोड भी उतनी जल्दी से वह कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है वायरस। यह एक ऐसी घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, कभी कभी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। किसी की पेन ड्राइव अगर आपने लगा ली और उस पेन ड्राइव में वायरस होगा ना, तो आपके पीसी में भी वायरस आ सकता है और आपका कंप्यूटर जो है वह हैंग हो जाएगा। तो वायरस एक घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर देता है। यहाँ टेलीफोन लाइन या फिर किसी भी पेन ड्राइव, फ्लॉपी या डिस्क के जरिए घुसपैठ करता है, आ सकता है। आजकल ईमेल के जरिए भी वायरस भेजे जाते हैं। पिछले दिनों आई लव यू वायरस के जरिए कुछ हैकरों ने दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टमों को तबाह कर दिया और करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। आप देखो मोबाइल में भी ऐसे वायरस आते हो, इतना नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर में आते, मोबाइल में भी कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि आपको आपके कंप्यूटर में जिस तरह से वायरस का घुसपैठ हो जाता है ना, उसी तरह से मोबाइल में भी आपको मैसेज आ जाता है। आपका जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसमें कोई वायरस आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ एक किसी भी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वह ये टेक्नोलॉजी का यह घुसपैठिया है। इसके बाद है ISP, अंडरलाइन कीजिएगा यह टॉपिक जो है ना उसके लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यह पूछा जाता है। ISP इसका मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वह कंपनी जो इंटरनेट सेवा हमें उपलब्ध कराती है। और ये कंपनियां ऑप्टिक फाइबर और टेलीफोन लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा हमें उपलब्ध कराती है, जैसे कि वाईफाई है ना। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने लगे हैं। इस सेवा के लिए ISP प्रति घंटे के हिसाब के पैसे लेते हैं, लेकिन कई बार ISP ने फ्री सेवा भी शुरू की है। और इससे आय के स्रोत से, यानी कि आय का अर्थ क्या होता है, जो आर्थिक जो पैसे मिलते हैं, इससे इंटरनेट सेवा के साथ आने वाले विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। उसके बाद अब बीच बीच में आती है ना एडवर्टाइजमेंट, आपको पता है ना, गूगल आपने अगर सर्च किया, अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की, उस एप्लीकेशन को आप तुरंत ही देखते हो ना, तो उसमें सबसे पहले छोटी सी एड आती है ना, तो ISP जो फ्री में सेवा देते हैं। उसके बाद है ASP, इसका मतलब है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। आपको क्या करना, ये जो छोटे जो शॉर्ट है ना, उसके फुल नेम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। हर के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसका मतलब है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट और इससे जुड़े कारोबार की ज़रूरतों के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। ई-कॉमर्स को दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसकी? ASP की। ठीक है। उसके बाद है 3G और 4G फ़ोन। आज बच्चे, आप सभी लोग 3G और 4G में पढ़ते हो, लिखते हो, तभी अगर इतना नेटवर्क होगा तभी आप पढ़ सकते हो ना ई लर्निंग क्लासेस में। तो 3G और 4G आजकल जिन मोबाइलों का इस्तेमाल हो रहा है ना, वह एक दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फ़ोन विकसित करने की दिशा में काम करने लगे हैं। इन सेल फोन की विशेषता यह होती है कि इसमें हम PC की तरह, अंडरलाइन कीजिएगा, 3G और 4G जो है वह किस सहूलत को पूरा करती है। तो यहाँ हमें PC की तरह इंटरनेट इसमें देख सकते हैं और मल्टीमीडिया संदेशों को भेज सकते हैं, बहुत ही आसान, जिसे हम एंड्रॉयड करते हैं ना, आसान तरीके से। और सूचना भेजने की रफ्तार भी बहुत ही तेज हो जाती है। हम कहते हैं ना, मेरा नेट जो है ना वह 3G है, 4G है, तुरंत मिल जाएगा। कितनी भी बड़ी PDF होती है, वीडियो होता है, तो तुरंत अपलोड हो जाता है, तो इस डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरह से उसकी रफ्तार बहुत ही तेज होती है। उसके बाद है वेब, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, यह तकनीकी है, अंडरलाइन कीजिएगा। वेब वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल यह तकनीकी है जिनसे हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट देख सकते हैं। इस मोबाइल उपकरणों में सेल फोन, उसके बाद पामटॉप, डिजिटल डायरी आदि भी शामिल होती है। और वेब की मदद से हम सिर्फ
टेक्स्ट इंटरनेट यानी कि बिना चित्रों वाला इंटरनेट देख सकते हैं। उसके बाद जो है वह है SMS और EMS। जिस तरह से इंटरनेट पर ईमेल के जरिए संदेश भेजे जाते हैं, मीनिंग क्या होता है देखो, उसी तरह से मोबाइल फ़ोन से हम छोटे छोटे लिखित संदेश भी किसी दूसरे मोबाइल पर भेज सकते हैं। आप भी भेजते हो तो इसे क्या SMS कहते हैं और EMS कहते हैं ना। और इन संदेशों को SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस, अंडरलाइन कीजिएगा, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। दुनिया भर में SMS काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसके आकार की सीमा बहुत ही निर्धारित होती है। इसके अधिक करने के लिए एक्सीडेंट मैसेज सर्विस यानी कि EMS विकसित करने का काम हो रहा है, जिससे लंबे संदेश भेजे जा सकते हैं। इसमें चित्र भी और संगीत वाली फाइलें भी शामिल होती हैं। तो SMS और EMS इस तरह से भेजते हैं, मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। इंटरनेट टेलीफोनी, आप देखो ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इसी माहौल में रहते हो। इंटरनेट की दुनिया को अगली क्रांति इंटरनेट टेलीफोनी होगी। इसके ज़रिए इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोन की तरह किया जा सकेगा। इससे टेलीफोन कॉल पर आने वाले भारी खर्च भी बच जाएगी। कुछ पश्चिमी देशों में तो इनका प्रचलन लोकप्रिय हो गया है। इसमें वॉइस ऑन इंटरनेट तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में परंपरागत टेलीफोन कंपनियों ने इसके खतरे को भांपते हुए इसे रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन ये असफल है। इंटरनेट टेलीफोनी कॉर्डलेस, जिसे आप कहते हो ना, टेलीफोन कॉल पर आने वाले भारी खर्च भी से बच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम टेलीफोन की तरह इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद सर्वर ठीक नहीं है। पूरा जो नेटवर्किंग होता है ना, सर्वर पे डिपेंड होता है। कई सारे कंप्यूटर कई कंपनियों में यूज़ होते हैं, तो अगर उसका सर्वर सिस्टम जो है वो डेबिट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो तो सभी के कंप्यूटर जो है वह बंद हो जाते हैं। उसमें सभी के कंप्यूटर में कुछ ना कुछ वायरस आ जाता है। तो इस तरह से सर्वर यहाँ किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर होता है जो सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। सभी कंप्यूटर का ये बॉस होता है सर्वर। उदाहरण के लिए अगर हम किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है, तो वहाँ नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों में प्रिंट निकालने संबंधी काम में देखरेख करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो कैमरा होता है ना, तो कैमरे जो है वहाँ किसी एक कंप्यूटर में सभी कैमरे दिखाई पड़ते हैं, तो उसका सर्वर होता है, तो सर्वर के देखभाल भी करनी पड़ती है। फैक्स, इस फैक्सिमाइल भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगों या फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उसे उसी रूप में हासिल करना संभव बनाता है। साधारण अगर हम देखें तो फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है, तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन कर लेती है और फिर टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है। आप फैक्स किस तरह से भेजा जाता है उसके बारे में आप जानते हो, ठीक है ना। तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन करता है और जहां उसे उसके मूल रूप में हासिल किया जाता है। इंटरनेट और सूचना क्रांतिकारी के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव होता है और कभी कभी हम मोबाइल फ़ोन पर भी फैक्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडेम। डिजिटल डेटा भेजने के लिए, अंडरलाइन कीजिएगा, डिजिटल डेटा भेजने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम किसी, देखो यह सारे जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं ना बच्चों, उससे हम सूचना यानी कि जानकारी देने वाले कौन कौन से प्रौद्योगिकी यानी कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं हमारे रूटीन लाइफ में, किन किन टेक्नोलॉजी से हमारी रूटीन लाइफ जुड़ी हुई है, यह हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो वहाँ भी हम यह काम मॉडेम ही करता है, यानी कि डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर उसे हम तरंगों के रूप में भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम स्वाध्याय देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना यानी कि किसी को जानकारी देना, किसी को डेटा देना, तो इन सभी के लिए जिन जिन
टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, उन हर टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस क्या होता है, आज हमने इस बात को जाना। हालांकि हम यह सभी चीज़ों का यूज़ तो करते ही हैं, हम सब जानते हैं, हमारे लिए यह सब जिसे कहते हैं ना कि रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं और हम इसी का यूज़ करके पूरा दिन बिताते हैं। लेकिन असल में यह जो टेक्नोलॉजी है, यह जो साधन है, वो किस तरह से प्रोसेसिंग होते हैं उनके बारे में आज हमने इसकी जानकारी ली है, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है बच्चों, आपको ये स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर जो है इसे अपने जो भी फेयर नोट है उसमें लिखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है, जो हमने सबसे पहली लाइन में पढ़ लिया है। कंप्यूटर से का आश्रय क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसकी अंडरलाइन मैंने आपको करवा दी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास से सूचना और संचार में एक नई क्रांति आ गई और वह कैसे आई है, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क का मशीन क्यों कहा गया है, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। आज के युग को इंटरनेट युग क्यों कहा गया है, इंटरनेट जो आधुनिकीकरण जो है, क्रांतिकारी युग है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रानेट, www, ईमेल और फैक्स, इनके बारे में आपको संक्षिप्त में शॉर्ट नोट में लिखना है, पूरा पैराग्राफ याद रखना है और फिर उसे याद भी रखना है। जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसके फुल फॉर्म वो भी आपको बच्चों याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस जीवन में टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी का मूल रूप क्या है, टेक्नोलॉजी जो अपने हिसाब से जो कार्य करता है, जो हमारे साथ जुड़ा है, हम उसका यूज़ करते, तो उसका मेन पर्पस क्या है, वह आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज मैं यहाँ तक रखती हूँ। आपको पूरा जो यह पैराग्राफ है, यह प्रयोजनमूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी है, उसे पढ़ना है और लिखना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।